नमस्कार। वेलकम टू उड़ान क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पिछले लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी जो कि टोटल यांत्रिक ऊर्जा होती है उसका पार्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु जिसकी स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की, तो घड़ी में जो चाबी भरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से रुके हुए बांध के अंदर जो पानी भरा होता है ऊंचाई के भाव के कारण जो उसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, इसी प्रकार से स्प्रिंग के दबाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा आती है और पत्थर को ऊंचाई पर जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। इस प्रकार यदि बात करें हम इसकी स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल के बाद में फॉर्मूले की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो U = mg होता है। mg में बात करें यहाँ पर तो m वस्तु का द्रव्यमान, g उसका एक गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान 9.8 होता है। उसके अलावा h जो कि ऊंचाई की है। यदि इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जूल होती है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें स्प्रिंग के लिए भी होता है एक फॉर्मूला। स्प्रिंग से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर हाफ kx² होता है। k एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, नियतांक। उसके अलावा यदि हम x की बात करें तो x यहाँ पर विस्थापन होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नॉर्मल डिस्कशन है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड आगे एक नया टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। इसी प्रकार हम ऊर्जा को रूपांतरित की बात करें तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो हम हमारे दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे इससे रिलेटेड उपकरण और ऊर्जा के रूपांतरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पिछली जो रीट की एग्ज़ाम में हुई है उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट परिवर्तन को देखते हैं और जिनमें से शायद पिछली एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो हम बात करें तो यहाँ पर जैसे सौर सेल है कोई उपकरण, तो सौर सेल क्या करता है? सौर सेल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है।
इसी प्रकार जो डायनामो होता है वो एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और कुछ इम्पोर्टेंट रूपांतरण है जो आगे हम डिस्कस करते हैं। माइक्रोफोन की बात करें यहाँ पर तो जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और लाउड स्पीकर जो होते हैं वो भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये उल्टा है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि लाउड स्पीकर्स विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार हीटर को जब जलाते हैं तो वहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय या प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा यदि हम विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसी प्रकार जब मोमबत्ती है तो मोमबत्ती के अंदर रासायनिक ऊर्जा को हम प्रकाशीय या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। इंजन की बात करें तो जो भाप इंजन होते हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा यदि हम आगे सितारे या फिर जो गिटारें होती है वो भी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कोयले को जलाते हैं हम तो कोयले से भी ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार जो प्रकाश विद्युत सेल होते हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसके अलावा जो विद्युत सेल होते हैं, जो प्राथमिक सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक द्वितीय सेल होता है जो पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में फिर उसके अलावा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ हमने इम्पोर्टेंट जितने भी रूपांतरण थे वो हमने डिस्कस करे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बात करते हैं। हम ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं तो ऊर्जा के जो नवीनीकरण स्रोत होते हैं जिनको हम गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है, रिन्यूएबल सोर्स, यह प्रकृति से बिना रुकावट के लगातार मिलते रहते हैं। ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं कभी कभी और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, गोबर गैस जो ऊर्जा है, हाइड्रो ऊर्जा जो कि जल द्वारा है, जैविक ईंधन के द्वारा जैसे पेड़ पौधे आदि से प्राप्त होती है, तो ये जैविक ऊर्जाएं होती है। ये हमारे नवीनीकरण स्रोत के अंदर आती है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पिछली एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे हम जब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पुराने प्रीवियस पेपर तो आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे हम नवीनीकरण स्रोतों की बात करें तो नवीनीकरण स्रोतों को नॉन रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं और इन्हें परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। ये ऐसे स्रोत है जो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं और ये एक प्रदूषण को फैलाते हैं। इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो कोयला है, पेट्रोल, डीजल आदि है। अब हम कुछ आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। उसमें ऊर्जा, कार्य ऊर्जा एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है। इसके अनुसार किसी कण पर आरोपित किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि जो W कार्य होता है वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है उसके परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि W बराबर उसकी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पर
दो पत्रों को रगड़ने पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो भी इसका एग्जाम्पल है। चाकू को पत्थर पर रगड़ने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अब हम कुछ जो आपने अब तक कार्य, ऊर्जा और बल से रिलेटेड आपकी जो सारी थ्योरी है अब तक वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए पिछले एग्ज़ामों में भी आपको और आगे भी रीट और उसके एनी अदर एग्ज़ाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास बल दिया हुआ है 20K + 15J - 5K और वेग दे रखा है हमारे पास 6I - 4J + 3K मीटर/सेकंड। हमें तात्क्षणिक पावर यानी शक्ति ज्ञात करनी। ऑप्शन ए 35 वाट, बी 25 और सी में 90 वाट और एवं डी में 45 वाट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी जानकारी इन आई, जे और के की फॉर्म के बारे में दे दूँ कि भाई इनको आप किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 3D के अंदर जो निर्देशांक होते हैं x, y और z होता है। तो इसको जब वेक्टर के रूप में लिखा जाता है तो x को लिए हम i कैप, j के y के लिए हम j कैप और z के लिए हम k कैप यूज करते हैं। इसके अलावा इसका एक नियम और है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार के डॉट के करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसके अलावा जब हम आई डॉट जे करेंगे तो वो भी 0 होएगा, आई डॉट के करेंगे तो वो भी 0 होएगा और जे डॉट के करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एफ दिया हुआ है, उसके अलावा हमें बी दिया हुआ है और हमें पी ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि पी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बल इंटू वेग, और जब इस वैल्यू को हम वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें पता है कि P इक्वल टू बल इंटू वेग होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ दे रखा है 20I + 15J - 5K डॉट बी दे रखा है 6I - 4J + 3K, और इसको हम आगे हल करेंगे तो हल करने के लिए देखते हैं। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से P इक्वल टू एफ डॉट बी में हमें P इक्वल टू, यहाँ से सिर्फ हमें I को I के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो ये तो हो गया I वाला। अब प्लस का चिन्ह लगा के हमें इधर दे रखा प्लस के 15 को माइनस के
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया जे वाली फॉर्म। इसी प्रकार प्लस लगा के का फॉर्म यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर p इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और सेम करेंगे तो आई डॉट, हमें पता है कि आई डॉट आई क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे तो 1 हो गया, तो ये हो गया 20। यहाँ पर प्लस के 15 माइनस के 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 60, फिर माइनस के 5 और प्लस के 3 है तो माइनस के 15। तो यहाँ से माइनस और प्लस की वैल्यू देखेंगे तो प्लस 120 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ से 80। तो यहाँ फिर हमें P की जो वैल्यू मिलेगी वो 45 वाट मिल जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो वस्तु पर कार्यरत बल रहेगा वो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले पता है कि भाई जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके कारण जो बल लगता है वो होता है mg। और वस्तु एक h ऊंचाई से गिर रही है तो इस कंडीशन में जो कार्यरत हमारा जो बल होता है वो होता है, जो कार्य होता है वो होता है mgh। और इनके बीच में जो कोण बन रहा है दोनों एक ही दिशा में है, बल और ऊंचाई से आने वाली वस्तु का विस्थापन और बल दोनों सेम दिशा में। तो इनके बीच में जो कोस थीटा बनेगा वो 0 डिग्री पे है। कोस 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ से जो कोस थीटा है उसका मान 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो W आएगा हमारे पास वो आएगा mgh। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपको अभी कार्य और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें आपको पावर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन का भी एनालिसिस किया जाएगा कि रीट और एनी पटवारी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे किस तरीके से कार्य और जो पावर वाला जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल अभी इस लेक्चर्स के अंदर हम सिर्फ कार्य और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि सफ़र में जाते समय 12 किलो के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर पीठ पर रखते हुए थैले पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो हमें सबसे पहले हमारा एक ही तरीका है कि क्या दे रखा है, गिवन यानी क्या दे रखा है। तो हमें एक तो जी दिया हुआ है क्वेश्चन में जो हमें 10 मीटर पर सेकंड लेना है गुरुत्वीय त्वरण। उसके अलावा हमें एम दिया हुआ है 12 kg। उसके अलावा हमें डी विस्थापन या एच ऊंचाई दोनों एक ही मान है तो ये दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर। तो उस कंडीशन में हमें पता है कि जो ऊंचाई mg यानी गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो बल लगता है उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो F
डॉट एस वो होता है mgh के इक्वल। तो उस कंडीशन में जो W बराबर होता है वो mgh रखा जाएगा। और इसमें यदि हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो यहाँ से जो W निकल के आएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास 12 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच हमारे पास 1.5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 120, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 30 की 0 यानी कि 18 पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ से जो W निकल के आएगा वो 180 जूल आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। जैसे आप क्वेश्चन को समझेंगे उसमें क्या दिया हुआ है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाकर रस्सी को, बंधी हुई रस्सी को इस प्रकार से खींचता है कि वे रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसमें 20 मीटर ले जाने में उसके द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। तो हमें यहाँ पर एक तो हमारे पास इन्होंने कोस 30 डिग्री का मान दे रखा है। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 जो कि 0.866 होगा। इसके अलावा हमें इन्होंने एफ दे रखा है। इन्होंने 5 न्यूटन। इसके अलावा हमें डी दे रखा है। डी दिया हुआ है हमें 20 मीटर। तो हमें पता है कि बल इंटू विस्थापन क्या होता है, एफ डी यानी W बराबर कोस थीटा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू रखो 5 इंटू डी है हमारे पास 20 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू में √3/2 जो कि वैल्यू दे रखी है 0.866। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से हमारे पास 5 को 20 से करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 0.866 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो W निकल कर आएगा वो हमारे पास 6.86.6 फाइनल आंसर हमारे आ जाएगा, जो कि जूल में रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपको ध्यान रखना है। नोट्स ये कि कार्य उसी वस्तु के द्वारा किया जाता है जिसमें क्या होती है, ऊर्जा। जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में कमी होती है। ये भी बात सही है, क्योंकि यदि हम यदि कार्य कर रहे हैं तो हम कार्य जब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास ऊर्जा होती है। जब हम थक जाते हैं तो फिर हमारी ऊर्जा ये मान के चलते हैं कि भाई ख़त्म हो गई, एनर्जी कम हो गई है। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की कमी होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उस वस्तु में ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु, यानी कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है हमें, 2500 जूल। यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो वस्तु के वेग ज्ञात करना है।
हमें वेग ज्ञात करना है तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन। देखिए हमें क्या दे रखा है, तो हमें द्रव्यमान दे रखा है इन्होंने 50 kg। इसके अलावा हमें इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2500 जूल। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और हमें ज्ञात क्या करना है, b। तो उस कंडीशन में यदि हम इस b को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b² = 2ke/m। तो यहाँ से देखा जाए तो b² = 2 इंटू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 2500 बटा m। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 50 kg। तो यहाँ से द्रव्यमान हमारे पास 50। तो यहाँ से इस 0 से ये कट गई, 5 से इसको काटेंगे तो 25। तो यहाँ से हो जाएगा 50। 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो b आएगा वो 100 हो जाएगा b²। तो जैसे इसको आगे हम b लेंगे तो इसका 100 का रूट लेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस में 10 आ जाएगा। और चूँकि गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर नहीं करती तो इसके मान दोनों हो सकते हैं, +10 और -10। तो इस प्रकार हम ये इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बंदूक से दागी गई गोली का वेग दे रखा है हमें 500 मीटर/सेकंड से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको। हमें पता है कि जो यहाँ पर हमें b दिया हुआ है, एक तो 500 मीटर/सेकंड। इसके अलावा हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा ये। इसके अलावा हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 इंटू m का मान हमारे पास 0.1 इंटू 500 का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ से तो 1/2 इंटू 0.1 इंटू 50000। इसको ये हटी जाएगी और इसको इससे डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 2500। ये हमारे पास जूल के अंदर आ जाएगी। यदि इसको हम किलो जूल में चेंज करना चाहे तो 1000 का भाग देंगे, यानी कि 12.5 किलो जूल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।